They lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. 111 لسنة 1969 المعدل قرارا بدلالة المادة. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. सद्दाम हुसैन आखिर कौन था, कैसे वो मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बना और ऐसी क्या वजह बनी कि जिसे तमाम लोग अपना लीडर मानते थे, एक ऐसा वक्त भी आया कि वही लोग उसके खिलाफ हो गए। क्यों अमेरिका ने 2003 में इराक पे हमला किया और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके फांसी दी? क्या वाकई सद्दाम हुसैन एक जालिम डिक्टेटर था और दुनिया के लिए खतरा था, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? जानेंगे आज की वीडियो में। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक शहर तिक्रित के करीब एक गांव अल अफजा में पैदा हुए। सद्दाम हुसैन के पैदा होने से कबल ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है और सद्दाम हुसैन के पैदा होने के बाद उनकी वालिदा दूसरी शादी कर लेती हैं। लेकिन सद्दाम हुसैन के सौतेले बाप ने उस पर इस कदर जुल्म किया कि सद्दाम हुसैन इस सब से तंग आकर तिक्रित में अपने मामू के घर चले जाते हैं, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे। सद्दाम हुसैन के मामू ने उन्हें पढ़ाया लिखाया और उनका कहना था कि सद्दाम हुसैन बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में काफ़ी ज़हीन थे और उन्हें अरब हिस्ट्री की किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। 1957 में जब सद्दाम हुसैन 20 साल के हुए तो उन्होंने इराक की एक बहुत मशहूर पार्टी बास ज्वाइन कर ली। अगर हम बात करें बाथ पार्टी की तो ये 1953 में वजूद में आई और इसका मकसद था कि ये एक ऐसी पार्टी बने जिसके झंडे तले तमाम अरब ममालिक इकट्ठे हों। ये चाहते थे कि तमाम अरब ममालिक में इस्लामी निज़ाम कायम होना चाहिए और इस्लामिक कल्चर को फ़रोग मिलना चाहिए। इनका कहना था कि मुसलमानों को आपस में लड़ने की बजाय आपस में अमन कायम करना चाहिए ताकि तमाम अरब ममालिक और मुसलमान भी तरक्की कर सकें और वेस्टर्न कल्चर जो अरब ममालिक में अपने पंजे मजबूत कर रहा है इसे उखाड़ फेंका जाए। चूँकि सद्दाम हुसैन भी कुछ ऐसा ही नज़रिया रखते थे तो 2 साल के अरसे में ही वो बाथ पार्टी में अपनी जगह मजबूत बनाने में कामयाब हो गए। बाथ पार्टी ने सद्दाम हुसैन का पुरजोश और जारहाना रवैया देखते हुए उनसे फ़ायदा उठाने का सोचा और उस वक्त के वज़ीर आज़म अब्दुल अल करीम कासिम को सद्दाम हुसैन के हाथों कत्ल करवाने का फैसला कर लिया। इसके पीछे वजह यह थी कि अब्दुल अल करीम कासिम बाथ पार्टी से बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया रखते थे, जहां तक कि उन्होंने मिस्र और सीरिया के साथ इत्तेहाद करने से भी इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से बाथ पार्टी और भी गुस्से में आ गई और अब वो जान चुके थे कि अब्दुल अल करीम कासिम के होते हुए उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता और अब वो अब्दुल अल करीम कासिम को रास्ते से हटा कर ही दम लेंगे। सद्दाम हुसैन को एक रिवॉल्वर और मशीन गन के साथ 6 महीने तक ट्रेनिंग दी गई और बिल आखिर 7 अक्टूबर 1959 को सद्दाम हुसैन ने घात लगाकर अब्दुल अल करीम कासिम की एक रैली में उन पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से अब्दुल अल करीम इस हमले में महफूज रहे। उल्टा उनके गार्ड्स ने जवाबी फायरिंग करके सद्दाम हुसैन को जख्मी कर दिया, लेकिन सद्दाम हुसैन भी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। अब सद्दाम हुसैन को मजबूरन बाथ पार्टी के हेडक्वार्टर में छुप के रहना पड़ जाता है, जो कि दमिश्क में वाक़ था। वहां कुछ ही अरसा गुजारने के बाद सद्दाम हुसैन लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए वहां से मिस्र रवाना हो जाते हैं। बहुत साल गुजर जाने के बाद बिल आखिर 20 सितंबर 1968 को सद्दाम हुसैन का ख्वाब पूरा होता है और बाथ पार्टी इराक में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। ये खबर मिलते ही सद्दाम हुसैन मिस्र से वापस इराक आ जाते हैं और बाथ पार्टी, जो कि सद्दाम हुसैन से पहले ही बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, सद्दाम हुसैन को पार्टी में एक बड़े ओहदे से नवाजती है और फिर सद्दाम हुसैन को खुली इजाजत दी जाती है कि अगर कोई भी बाथ पार्टी के खिलाफ आवाज उठाए तो उसकी आवाज को दबा दिया जाए या उसे रास्ते से हटा दिया जाए। इस तरह सद्दाम हुसैन की ताकत में इस कदर इजाफा हो गया कि अब उसकी ताकत के सामने कोई टिकने वाला नहीं था और इसी का फायदा उठाते हुए 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन ने जबरदस्ती अपने ही पार्टी के सदर से इस्तीफा ले लिया और इराक का सदर बन गया और यहाँ से फिर सद्दाम हुसैन के 25 साल दौर का आगाज होता है।
शुरू के 10 सालों में ही सद्दाम हुसैन ने इराक में बहुत ज्यादा काम किया, जिसमें उसने सोशल वेलफेयर के काम किए, इराक के हर शहर में बिजली की सहूलत मुहैया की, हेल्थ और एजुकेशन को फ्री कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बनाया। इसके साथ साथ सद्दाम हुसैन ने औरतों के हकूक के लिए बहुत काम किया, जिसकी वजह से उसे ना सिर्फ इराक में बल्कि तमाम अरब ममालिक में पसंद किया जाने लगा। सद्दाम हुसैन का मकसद इराक में रहने वाले तमाम लोगों को इकट्ठा करना था, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। सद्दाम हुसैन ने अपने ही खून से एक कुरान पाक भी लिखवाया, जिसे इराक की एक मस्जिद में रखवा दिया गया। सद्दाम हुसैन का शुरू से ख्वाब था कि वो तमाम मुस्लिम ममालिक का लीडर बने। इसी को देखते हुए सद्दाम हुसैन ने अपने दौर के पहले ही साल में 20 सितंबर 1980 को ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग 8 साल तक चलती रही और दोनों मुल्कों को इस जंग में शदीद नुकसान उठाना पड़ा और इसी के साथ साथ इस जंग में 3 लाख इराकी और 10 लाख ईरानी भी मारे गए। इस जंग की एक वजह यह भी थी कि सद्दाम हुसैन शत्तल अरब रिवर तक रसाई हासिल करना चाहता था, क्योंकि ऑयल की तमाम ट्रांसपोर्ट वहीं से की जाती थी। इस 8 साल की जंग के दौरान इराक को अमेरिका और यूके की फुल सपोर्ट हासिल थी। ये वही 2 मुल्क हैं जो इराक के खिलाफ 20 साल बाद खुद जंग करते हैं, लेकिन 20 साल पहले इराक को ईरान के खिलाफ फुल सपोर्ट कर रहे थे, फिर चाहे बात हो पैसों की या फिर असलहे की। 8 साल तक जारी रहने वाली ये जंग बगैर किसी नतीजे के खत्म होती है और दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को शदीद नुकसान पहुंचता है। ईरान अपने मुल्क का दिफा करने में कामयाब हो जाता है और दूसरी तरफ इराक की और सद्दाम हुसैन की ताकत भी पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाती है। लेकिन इस जंग के नतीजे में इराक कुवैत से $30 बिलियन का कर्ज भी लेता है, जो कि अब लौटाना मुश्किल था। सद्दाम हुसैन कुवैत से ये रिक्वेस्ट करता है कि इराक में जो कर्जा है वो माफ कर दिया जाए, लेकिन कुवैत इनकार कर देता है। अभी ईरान से जंग खत्म हुए 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि सद्दाम हुसैन अपनी ताकत के नशे में 2 अगस्त 1990 को अपने ही दोस्त मुल्क कुवैत पर हमला कर देता है। इसके नतीजे में जितने भी अरब ममालिक अब तक सद्दाम हुसैन को अपना लीडर मानते थे, सब उसके खिलाफ हो गए। साथ ही साथ सद्दाम हुसैन की नजरें कुवैत से निकलने वाले तेल पर भी थीं और उसका कहना था कि तारीख में कुवैत इराक का हिस्सा था, इसलिए कुवैत को इराक में जम हो जाना चाहिए। इस जंग के नतीजे में पूरी दुनिया में तेल का बहरान बढ़ने लगा और तमाम ममालिक सद्दाम हुसैन पर प्रेशर डालने लगे कि इस जंग को रोका जाए। यूएन ने भी सद्दाम हुसैन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सद्दाम हुसैन किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। इस सब को देखते हुए अमेरिका ने 1991 में कुवैत में डेजर्ट स्टॉर्म नाम का एक ऑपरेशन किया और कुवैत को इराक से आज़ादी दिलवाई। 42 दिन तक ये ऑपरेशन जारी रहा और इस दौरान इराक पर शदीद बमबारी की गई। इराक के बहुत से इलाकों को नुकसान पहुंचा और 85,000 इराकी मारे गए। इसी ऑपरेशन के दौरान यूएस आर्मी ने जीपीएस टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराई, जिसे हम आज सब लोग अपने फ़ोन में भी यूज़ करते हैं और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से यूएस आर्मी को इस जंग में बहुत आसानी हुई। खैर, इस सब के बाद अमेरिका ने इराक पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई और इल्ज़ाम लगाया कि इराक के पास बायोलॉजिकल वेपन्स मौजूद हैं, जिसे वो जंग के दौरान बाकी मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और दुनिया को इससे बहुत ज़्यादा खतरा है। खास तौर पर सद्दाम हुसैन फ़लस्तीन में मौजूद जिहादियों को भी बहुत सपोर्ट करता था और अमेरिका को अब खतरा था कि कहीं सद्दाम हुसैन इसराइल के साथ जंग ना छेड़ दे। ये सब देखते हुए सद्दाम हुसैन ने तमाम अरब मुल्कों को फिर से इकट्ठा करने का फैसला कर लिया और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी भी अरब मुल्क में वेस्टर्न मुदाखलत देखने को मिले और वो तमाम अरब ममालिक को फिर से एक होने की दावत देने लगा। साथ ही साथ सद्दाम हुसैन इसराइल के खिलाफ बहुत सख्त और जारहाना रवैया रखता था और वो नहीं चाहता था कि किसी भी अरब मुल्क पे कोई बाहर का मुल्क आके कब्जा करे या हुकूमत करे। तारीख एक बड़ा मोड़ तब लेती है जब 2001 में अमेरिका में 9/11 का वाक़या पेश आता है। इस वाक़े में इराक का कोई हाथ ना होने के बावजूद भी अमेरिका अब इराक को और ख़ास तौर पे सद्दाम हुसैन को एक बहुत बड़े ख़तरे के तौर पे देखने लगता है। चूँकि अमेरिका का शुरू से ये पेशा रहा है कि जो भी इस्लामी मुल्क मजबूत होने लगता है या मुस्तकबिल में अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकता है, तो अमेरिका पूरी दुनिया की हिफाजत का जिम्मा लेते हुए उस मुल्क पे चढ़ाई कर देता है। और अब तो ख़तरा अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त इसराइल को भी था। इस तरह अमेरिका ये फैसला कर लेता है कि इराक पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाकर इससे जंग की जाए। यहाँ तक कि बहुत सी इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने वहाँ जाके बहुत ढूंढने की कोशिश की और बताया कि वहाँ ऐसे कोई हथियार मौजूद नहीं हैं। लेकिन अमेरिका अब अपना टारगेट सेट कर चुका था और 20 मार्च 2003 को अमेरिका इराक पे एक बहुत बड़ा हमला कर देता है और इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। During a short lull, ambulance crews took to the streets to tend to civilian casualties. The last arrived here as an air raid siren was going off just before dawn.
सिर्फ 3 हफ्तों में ही इराक की हुकूमत गिर जाती है और लाखों इराकी शहरी मारे जाते हैं। इराक को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन्स नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। هم كانوا يدعون بها سقوط بغداد وهاي الكلمة يعني تأثر من الهواية ولا اثنين بير وبوش هم رجعونا للصفر ويمكن أقول لك رجعنا للقرون الوسطى وأكثر. أنا لو مجرم يعني أقتلهم بداية. और फिर आता है दिसंबर 2003। सद्दाम हुसैन तिकरित शहर के करीब एक गड्ढे में से बरामद होते हैं। सद्दाम हुसैन की हालत इस कदर बिगड़ी हुई थी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ये वाकई में सद्दाम हुसैन है। 19 अक्टूबर 2005 को सद्दाम हुसैन को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां उनका ट्रायल स्टार्ट होता है। सद्दाम हुसैन पे ये केस बनाया जाता है कि वो अपनी ही आवाम पे खतरनाक हथियारों से हमला करता था और इराक में बसने वाली एक कौम कुर्द पे शदीद जुल्म करता था। कई महीनों तक कार्रवाई जारी रहने के बाद बिल आखिर सद्दाम हुसैन को सजाए मौत सुनाई जाती है। بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا। सद्दाम हुसैन सजाए मौत के खिलाफ अपील भी करते हैं, लेकिन उसे भी मुस्तरद कर दिया जाता है। और फिर 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अजहा के दिन सुबह के 6 बजे सद्दाम हुसैन को 69 साल की उम्र में फांसी दी जाती है। बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन ने फांसी के लिए जाते वक्त दरख्वास्त की कि उन्हें एक कोट पहनाया जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम था और सद्दाम हुसैन का कहना था कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया और ख़ास तौर पे मेरे चाहने वाले लोग इस गलतफहमी का शिकार हों कि उनका सबसे बहादुर लीडर फांसी के वक्त डर से कांप रहा था। फांसी के वक्त सद्दाम हुसैन कलमा शहादत पढ़ते हैं और उसके बाद उन्हें वहां पे फांसी दे दी जाती है। जब अमेरिका ने इराक पे कब्जा किया तो बगदाद में मौजूद सद्दाम हुसैन के मशहूर स्टैचू को भी गिरा दिया गया और कुछ लोगों ने वहां बहुत खुशियां मनाई कि उन्हें एक डिक्टेटर से निजात मिल चुकी है। लेकिन ये सब लोग ये नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी सिर्फ कुछ वक्त की थी। और जब आने वाले सालों में अमेरिका ने खातिर ख्वाह तरक्की ना की और आइसिस तंजीम जब वहां उभर कर आई तो फिर इराक के लोग सड़कों पर रोते हुए दिखाई दिए कि सद्दाम हुसैन का दौर ही अच्छा था और ये तो हम पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए हैं। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज बहुत साल गुजर जाने के बाद भी इराक में वैसी तरक्की ना हो सकी जैसी सद्दाम हुसैन के दौर में हुई थी। आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें।